कक्षा एकादश के समस्त विद्यार्थियों का आज हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना एवं कार्य। इसके बारे में पढ़ेंगे कोशिका संरचना एवं कार्य। हमारा न्यू चैप्टर है। कोशिका संरचना एवं मतलब हम लोग आज इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। कोशिका क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन सी कोशिका होते हैं और उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके कार्य होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज़ को जानने से पहले वो कहाँ से बनी, कैसे बनी और क्या है, किसके इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पिछली पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो पुराने क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, फंगस का पढ़ा होगा, जगत एनिमेलिया का, जगत जंतु का, जगत प्रोटिस्टा का, इन सब का पढ़ा था। ठीक है, चलो देखते हैं कोशिका। इसकी खोज किसने की थी ये देखेंगे। जो जैकिन दिया गया है, लेकिन हम लोग को किसको मानना है। सबसे पहले 1665 में किसने की थी, 1665 में, सन 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो खोजकर्ता श्रेय किसको दिया था, श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हुक। वो अलग चीज है कि जैकरियस जैन ने की थी। ठीक है, जैकरियस जैनसन ने की थी, जैन बोलते हैं उसको, पूरा नाम जैनसन बोलते हैं। जैकरियस जैनसन ने की थी सबसे पहले, लेकिन उसका श्रेय किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, कौन से सन में, सन 1665 में। ये क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। तो ये हो गया कोशिका का खोज। इसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ को सेकंड नाम, इसने नाम क्या दिया था, एनी मॉलिक्यूल दिया था। नाम क्या दिया था, एनी मॉलिक्यूल नाम दिया था। किसको नाम दिया गया था आपका, एनी मॉलिक्यूल। कोशिका को नाम दिया था एनी मॉलिक्यूल करके, लेकिन इन्होंने क्या किया था, डेड सेल पे रिसर्च किया था। डेड सेल पे रिसर्च किया था। ठीक है, डेड सेल पे रिसर्च किया था। डेड सेल पे रिसर्च किया था। उनको पता चला था, उनको जिसने सर्च किया वो क्या था, डेड था, मृत कोशिका थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो नॉर्मल हम लोग कोशिका की परिभाषा देखेंगे। कोशिका की परिभाषा क्या होती है, ऐसा आवरण जो जीवों तथा पादपों के शरीर के बाहर पाया जाता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, सबसे, उससे पहले लिखेंगे जीव एवं पादपों को, जीवों व पादपों की शरीर के सबसे बाहरी आवरण, शरीर के सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी दृढ़ आवरण, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण। ये लिखेंगे दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है आपका, सेल वॉल कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग सुरक्षात्मक आवरण जो किससे मिलकर बनता है, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड, वसा, इन सब से क्या होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब से क्या होता है, ये मिलके बनता है। कौन बनता है आपका, कोशिका। जीवों व पादपों के शरीर के सबसे बाहरी दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण जो हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड, वसा, फैब्रिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सब से क्या होता है, मिलके बनता है। वो आपका क्या कहलाता है, आपका सेल वॉल या कोशिका। क्या कहलाता है, सेल वॉल या कोशिका। खोज किसने की थी, हमेशा याद रहेगा, रॉबर्ट हुक ने, अन्य वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ और जैकरियस जैनसन। सर्वप्रथम किसने माना था इसको, जैकरियस जैनसन ने। फिर दूसरे किसको प्रदान किया गया, रॉबर्ट हुक को। तो अगर पूछा जाए तो कौन है खोज करता, तो रॉबर्ट हुक है, सन 1665। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने क्या नाम दिया था इसको, एनी मॉलिक्यूल नाम दिया था। कैसे देखा था, मृत कोशिकाओं में इसको इसने देखा था। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, सन 1800
1885, ठीक है 1838। सन 1838 में किसने दिया था? स्वीडन एवं स्वान, स्वीडन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। इसको एक साथ लिखना है, स्वीडन एवं स्वान ने दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। ये खोज आपको हमेशा याद रखना है। क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी आपको खोज को हमेशा याद रखना, ठीक। किसने दिया था? सन 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने? स्वीडन एवं स्वान ने। चलो अब देखते हैं इसका परिभाषा, मतलब दो इसके अनुसार कोशिका सिद्धांत पे दो उन्होंने क्या दिया? सिद्धांत दिया था। पहला सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है, बोले देखते हैं। चलिए पहला सिद्धांत था कि सभी जीव किससे बने होते हैं? कॉमन सेंस बात है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, जीवन की संरचनात्मक इकाई, मतलब जीवों की संरचनात्मक इकाई, ठीक है। तो जीवों का निर्माण है, जीवों की संरचनात्मक इकाई। तो जीवों की शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका, ये बोला गया। जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका, कोशिका है, ये उन्होंने अपने इसमें बोला था, थ्योरी में बोला था, ठीक है। कोशिका है। सेकंड थ्योरी का क्या था? सेकंड सिद्धांत उन्होंने ये दिया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। कोशिका सदैव, ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, विभाजन से बनती है। ये दोनों क्या है? स्वीडन एवं स्वान का क्या था? कोशिका सिद्धांत था। सभी जीव क्या होता था? कोशिकाओं से बने होते हैं, पहला था। जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, पहला था। दूसरा सिद्धांत उनका क्या था? कोशिकाएं सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। मतलब जैसे कोई कोशिका बनना है तो पहले जो पुराना सेल रहेगा उसका क्या होगा? उसमें विभाजन होगा, फिर क्या होगा? उसका निर्माण होगा। ये समझ में आया? ये क्या था? कोशिका सिद्धांत था। अब चलिए हम लोग को देखना है कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, ये दोनों के बारे में देखना है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, मतलब सेल वॉल के अंदर या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, ठीक। कोशिका झिल्ली, सॉरी, कोशिका झिल्ली मतलब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, ठीक, केंद्रक को छोड़कर, केवल केंद्रक को छोड़ना, ठीक है, केंद्रक को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, ठीक। सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, याद रखिएगा। केवल केंद्रक को छोड़ना है, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। और इसकी रही बात इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने की थी? हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। क्या की थी? इसकी खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पुरकिंजे क्या है? कोशिका द्रव्य का खोज करता है। कौन है? पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी? कोशिका द्रव्य की खोज की थी। और कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? हक्सले ने, समझ चाहिए इसको। हक्सले ने, जो कि जीवन का भौतिक आधार बताते हैं, हक्सले ने, ठीक है। तो इसमें सेम रहेगा, तो वही कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर सभी पदार्थों को, इसमें किसी को नहीं छोड़ना, सभी पदार्थों को एक साथ क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। एक साथ जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य कहते
जो अर्ध तरल होते हैं, ठीक है, जो अर्ध तरल चिपचिपा प्रोटीन भाग, ये सब क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य में क्या है, आपको केंद्रक को नहीं छोड़ना है, मतलब सम्मिलित रूप से सब पढ़ना है। कोशिका झिल्ली के अंदर सभी पदार्थों को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है। जो अर्धतरल चिपचिपा प्रोटीन होता है, इसमें भी क्या रहेगा, अर्धतरल रहेगा, चिपचिपा रहेगा, प्रोटीन रहेगा। बस इसमें क्या रहेगा, आपका केंद्रक को छोड़ देना है, चिपचिपा और प्रोटीन, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। हो गया, इतना समझ में आ गया। इसको किसने दिया था, अक्सर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, जीवन का भौतिक आधार, याद रखिएगा, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हक्सले ने कहा था, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा गया है, जीव द्रव्य को कहा गया है। आप लोग ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोशिका के कार्य देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे कोशिका के कार्य। सबसे पहले कोशिका क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। क्या करता है, सबसे पहले कोशिका सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण। दूसरा क्या करता है, ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तीसरा क्या होगा, डीएनए के यूनिट्स हैं, समझिए, सॉरी, डीएनए क्या करेंगे, डीएनए आदान प्रदान से एक कोशिका दूसरे कोशिका में भी मदद करते हैं, ठीक है। और क्या हो पाएंगे, मतलब जीवों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जीवों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और डीएनए आरएनए ट्रांसफर वाहक के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए आरएनए ट्रांसफर में क्या करते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका कोशिका का मुख्य कार्य है सुरक्षात्मक आवरण, जीवों की संरचनात्मक कार्य, जीवों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और डीएनए आरएनए में ट्रांसफर अर्थात वाहक के कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, जिसमें क्या होगा, सुविकसित केंद्रक होगा, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होगा, सुविकसित केंद्रक होगा, ठीक है। गुणसूत्र के चारों ओर जिसमें क्या होंगे, सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। केंद्रक का अभाव होगा, यानी सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, तो इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग, केंद्रक का अभाव होगा, ये लिख सकते हैं। चलिए, उससे पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होगा, प्रीमैच्योर जितने के क्या रहेंगे आपके जो सेल्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके प्रोकैरियोटिक, जिसमें कुछ चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक, जैसे बैक्टीरिया का हो गया, वायरस का, तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं नॉर्मल, ठीक। तो जिसमें आप देखिए, इसमें क्या होगा, केंद्रक का अभाव होगा, केंद्रक का अभाव, ठीक है, केंद्रक का अभाव होगा। दूसरी चीज, गुणसूत्र ऐसे फैले रहेंगे, ठीक है, गुणसूत्र सामान्य होंगे, डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म में बिखरे रहेंगे, डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म में बिखरे रहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब वही कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बिखरे होंगे, साइटोप्लाज्म में बिखरे होंगे, ठीक है, बिखरे होंगे। और जो आपका राइबोसोम है वो 7 टाइप का प्रकार का पाया जाएगा, राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाएगा, 7 प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है। आपके इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट बी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट रहेगा, गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट रहेगा,
केंद्रक होगा, मतलब पूर्णतः केंद्रक आवरण होगा, सुविकसित केंद्रक रहेगा, ठीक है, केंद्रक रहेगा। और गुणसूत्र क्या होगा, गुणसूत्र जो है प्रोटीन से, प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा, प्रोटीन आवरण इसमें गुणसूत्र में, ठीक है, प्रोटीन आवरण गुणसूत्र में, ठीक है, किसमें पाया जाएगा, गुणसूत्र में, याद रखिएगा प्रोटीन आवरण किसमें पाया जाएगा, गुणसूत्र में, ठीक है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र में प्रोटीन आवरण होगा। और क्या होगा, डीएनए आएंगे, व्यवस्थित रहेंगे, राइबोसोम 808 प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है। और आपका साइटोप्लाज्म में नहीं रहेंगे, प्रोटोप्लाज्म में रहेंगे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, ये सब चीजें मतलब क्या होगी, नॉर्मल आपकी पाई जाएगी, ठीक है, पीआर पाई जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, ये सब चीजें आपकी क्या कहलाएगी, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएगी, मतलब जो मैच्योर सेल होंगे उसको यूकैरियोटिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझते, या फिर जो भी समझे आप इसको अंतर में लिखेंगे तो अलग से खंड खंड बना के लिख सकते हैं, याद रखने के लिए सरल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आइए तो हम देखेंगे पादप कोशिका, ठीक है, और जंतु कोशिका, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो मेरे बताइएगा, पादप जो होता है वो हरे रंग का होता है और जंतु क्या होता है, हरे रंग का नहीं होता है। और उससे ही पहले क्या देखेंगे, सेल वॉल। तो सेल वॉल हम लोग ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है, पौधों में, जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गया, प्याज में देखने को मिलता है, प्लाज्मा तो पादप में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है उसके सेल वॉल। तो सेल वॉल पहला क्या लिखेंगे हम लोग, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल किसमें देखने को मिलता है हम लोग को, प्लांट में, ठीक है। तो सेल वॉल इसमें देखने को मिलेंगे प्लांट में, सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या होगा, उसका ये अभाव होगा, अभाव होगा या नहीं भी हो सकता है, किंतु जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या होता है यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तब प्रेजेंट हो जाता है। कौन प्रेजेंट हो जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट हो जाता है जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड मतलब हरित लवक जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक, प्लास्टिड। तो बताओ, पादप में रहते हैं, इसमें हरित लवक प्रेजेंट नहीं होगा, तो प्लास्टिड क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कैन नॉट बी प्रेजेंट देयर, ओके। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, कैन नॉट बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात की जाए तो क्या होगी, वहां पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगी, और वहां पे क्या होगी, आपके सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पादप में क्या होगा, नहीं पाएगा, अरे उल्टा लिख दिया यहाँ, पादप में उल्टा बोल के नहीं पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। अब मेरे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी, पावर हाउस कहते हैं, तो मनुष्य को ज्यादा कार्य करने की जरूरत होती है कि पौधों को, तो मनुष्यों को क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य में ज्यादा होगा, इसमें, तो इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें पादपों में, और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर देन मोर, दैट मींस अधिक होगा। आया समझ में, ये इसकी बात कर रहा था मैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो भोजन संग्रहण। तो भोजन संग्रहण, हम लोग ठोस पदार्थ को खा लेते हैं, क्या सीखा, मतलब खाना को चबाते नहीं है क्या, निगलते नहीं है क्या, तो हमारे इसमें क्या होता है, स्टार्च, भोज्य पदार्थ बनता है, तो इसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च, इसमें किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में भोजन, ठीक है। और जीव जंतुओं में क्या होता है, आप लोगों ने फंगस से पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें रहता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो ये था आपका मेन बेसिस, ठीक है, मेन जो आपका डिफरेंस था वो ये था, ठीक है। चलिए, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, मापन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसको मापने की, मापन की मतलब जीवों को मापने को माइक्रोन होती है, माइक्रोन क्या होती है, मापन का यूज किया जाता है, माइक्रोन का यूज किया जाता है, माइक्रोन, ठीक है। चलिए, आइए अपन लोग क्या देखेंगे अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। अभी हमने देखा कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका कला या फिर कोशिका भित्ति देखे थे, अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखेंगे।
न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका ईआर है, यहाँ पे आपका राइबोसोम है, फिर यहाँ पे आपका ऐसे द्रव है, चिपचिपा द्रव। तो इन्हीं सब कोशिकांगों को, मतलब जीव द्रव्य के चारों ओर, ठीक है, ये सब कोशिकांग है जीव द्रव्य में, सब कोशिकांगों को एक साथ जीव द्रव्य बोला जाता है, केंद्रक को दूसरी में ग्रुप किया जाता है, ठीक है। ये मान के वैसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ये। तो इन सब को बाह्य आघातों से, ठीक है, आघातों से रक्षा के लिए जो आवरण बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या बोलेंगे, ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य के अंदर में भी, तो जीव द्रव्य के चारों ओर जो ये जो बना है वैसे जो आवरण है, ये जीव द्रव्य के चारों ओर, ठीक है, लचीली, दृढ़ और मजबूत थोड़ी सी लचीली रहती है। तो जीव द्रव्य के चारों ओर, ठीक है, जीव द्रव्य के चारों ओर जीवों को आघातों से बचाने, जीवों बोल रहे हैं, जीव द्रव्य के चारों ओर कोशिकाओं को आघातों से बचाने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। जीव द्रव्य के बाहर, जीव द्रव्य के बाहर पाई जाने वाली, ठीक है, जीव द्रव्य के बाहर पाई जाने वाली लचीली दृढ़ आवरण, जो कोशिकांगों को या जीव द्रव्य में उपस्थित सभी जीव द्रव्यों को या जीव द्रव्य को बाह्य आघातों से बचाती है। दृढ़ आवरण जो जीव द्रव्य को बाह्य आवरण से बचाती है, क्या बचाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य को बाह्य आवरण से बचाती है, क्या बचाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाह्य आवरण से बचाती है, क्या बचाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया समझ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। चलिए अब इसमें क्या किया है, बहुत लोगों ने मॉडल दिया था, इसके अनुसार हम लोग कुछ मॉडल देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला मॉडल जो है वो प्रोटीन लिपिड मॉडल। ये जो दोनों मॉडल हैं और बहुत सारे और मॉडल 2-3 अभी हैं, वो क्या है, द्विस्तरित सिद्धांत के अनुसार पर है। द्विस्तरित मॉडल जो है ना, 2 स्तर वाले मॉडल उसके आधार पे है। तो पहला मॉडल क्या है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। दैट मींस क्या होता है, जो ऊपरी आवरण रहेगा, अपर लेयर जो रहेगा वो किसका रहेगा, अपर लेयर आपका प्रोटीन का रहेगा, किसका रहेगा, प्रोटीन का रहेगा। फिर आपका जो मिडिल लेयर है उसमें क्या आएगा, मिड लेयर में क्या आ जाएगा, आपका लिपिड आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा। फिर जो इनर लेयर है, इनर वो किसका बनेगा, आपका प्रोटीन का बनेगा। आ रहा है समझ में, मतलब ऊपर भी प्रोटीन और नीचे भी प्रोटीन, बीच में क्या रहेगा, केवल मिड लेयर में लिपिड रहेगा। तो इसलिए इसका नाम से स्पष्ट है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। मतलब ऊपरी आवरण जो रहेगा प्रोटीन का रहेगा, मध्य आवरण मिडिल जो रहेगा क्या रहेगा, लिपिड का रहेगा, और थर्ड जो आवरण रहेगा आंतरिक आवरण वो प्रोटीन का रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, लाइपोप्रोटीन मॉडल, ठीक है, लाइपोप्रोटीन मॉडल, ठीक। इसको किसने दिया था, डेविडसन ने दिया था, डेनियली एवं डेविडसन ने दिया था, ठीक है, डेविडसन ने दिया था। कौन से सन में, सन 1935 में दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप डायग्राम को पहले ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बन जाएगा। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था, डेनियली एवं डेविडसन ने सन 1935 में, ठीक है, सन 1935 में डेनियली एवं डेविडसन ने लाइपोप्रोटीन मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ये जो लेयर है, मतलब ये जो जैव झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली, इससे बना है प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन जो है, ये बताया था उन्होंने, प्लाज्मा झिल्ली का पोजीशन। क्या बताया, प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन ये बताया था कि ये वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी है, वसा प्लस प्रोटीन ये दोनों से मिलकर बनी है, या फास्फोलिपिड बोल सकते हैं इसको, या फास्फोलिपिड करके, ठीक है। तो वसा या प्रोटीन से मिलकर बनी है बोले थे। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये उनका क्या था, मॉडल था, जिसमें जो गोलाकार जो ऊपर के थे, ऊपर के जो गोलाकार बिंदु थे उसको हाइड्रोफोबिक हेड कहा, और जो क्या था, गोलाकार जो नीचे था, ये रस्सी नुमा धागे नुमा भाग तंतुनुमा, उसको हाइड्रोफोबिक टेल या पूंछ कहा, ठीक है। तो उन्होंने 2 भाग बताया, 2 भाग होते हैं करके, एक होता है अवशोषित, क्या होता है, प्रोटीन, अवशोषित करने वाले प्रोटीन, अवशोषित प्रोटीन। दूसरा क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये वाले जो पार्ट है, गोला वाले पार्ट बड़े, उसमें क्या है, प्रोटीन घिरे हुए हैं। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो रहते हैं, ये हाइड्रोफोबिक एंड एवं हाइड्रोफोबिक टेल से दूर रहते हैं, वह अलग होते हैं, ये इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में। किसने, डेनियल एवं डेविडसन ने।
इन्होंने बताया था कि ये जो पूरा जो मॉडल है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कितने एंगस्ट्रॉम मोटाई में होता है, 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का? 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई होता है करके बताया। इसका लाइपोप्रोटीन मॉडल का 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई। इन्होंने कहा कि ये 3 भागों में बटे होते हैं। जो 75 एंगस्ट्रॉम होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं? 75 एंगस्ट्रॉम 3 भागों में। जो आपका 20 एंगस्ट्रॉम जो होता है इसका मोटाई वो क्या होता है आपका? प्रोटीन का होता है, ऊपरी जो प्रोटीन आवरण होता है, ठीक है, ऊपरी प्रोटीन, ठीक है, ऊपरी आवरण। मध्य भाग क्या होता है? मध्य फास्फोलिपिड का होता है। मध्य क्या होता है? फास्फोलिपिड का। वो कितना रहता है? 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई रहता है। कितना रहता है? 35 एंगस्ट्रॉम। और जो आउटर रहता है या इनर बोल सकते हैं, अंदर, ठीक है, अंदर वाला भाग, वो प्रोटीन कितना रहता है? फिर से 20 का रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। तो इस प्रकार ये था आपका क्या था? डेनियल डेविडसन द्वारा दिया गया प्लाज्मा झिल्ली मॉडल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम। और आप लोग का असाइनमेंट आज शाम तक या फिर रात तक 6-7 बजे तक आ जाएगा और पढ़ते रहिए।